तो जैसा चीन चाहता था आखिरकार वैसा ही उसके चेले पाकिस्तान ने कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान में चुनाव में चालबाजी हुई, धांधली की खबरों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जग हंसाई करा ली और पाकिस्तान में सरकार बनाने की रफूगिरी को लेकर अब चीन को भी टक्कर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार चीन इस मेड इन चाइना का ठप्पा पाकिस्तान की सरकार में लगाने में कामयाब हो ही गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले लगातार जो बातें सामने आ रही थी भारत के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, चीन को पाकिस्तान जैसे चेले की जरूरत अक्सर पड़ती है और इसलिए जिनपिंग के चेहरे पर एक खास सुकून देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ये मेड इन चाइना जो सरकार है, मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी भी अब राष्ट्रपति बन गए हैं। वो चीन के पुराने चाटुकार रहे हैं और इससे पहले पाकिस्तान के नए पीएम यानी कि शहबाज शरीफ, ये भी मेड इन चाइना, बिना लगातार शराफत के प्रधानमंत्री एक बार और बन गए हैं और पाकिस्तान के पिट्ठू जनरल असीम मुनीर भी पहले से ही चीन के चेले बने हुए हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जरदारी की जीत के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बाछें खिल गईं। मिस्टर 10% के नाम से कुख्यात जरदारी को उन्होंने ऐसी मुबारकबाद पेश की जिससे लगा कि पाकिस्तान में मेड इन चाइना राष्ट्रपति की ताजपोशी हुई है। लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। वो इसे चीन की चालबाजी से जोड़कर देख रहे हैं। आम पाकिस्तानी भी एक्सपर्ट्स की इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। उन्हें ये एहसास हो चुका है कि चीन दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों से चीन के माथे पर बल पड़ गए हैं और इससे शी जिनपिंग टेंशन में है। चीन चालबाज भी है, धोखेबाज भी है और विश्वासघाती भी है। पाकिस्तान के लोग अब ये खुलकर मानने लगे हैं। उन्हें इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान को सिर्फ मोहरा बना रहा है। लेकिन कई नादान पाकिस्तानी अभी भी चीन की चालबाजी को भांप नहीं पाए हैं। कट्टरवादियों का चढ़ाया नशा उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हिंदुस्तान विरोधी पाठशाला से निकले इन पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से ज्यादा चीन की परवाह है। ऐसे पाकिस्तानियों को आईना दिखाने के लिए यह आंकड़ा दिखाना बहुत जरूरी है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे चीन पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना रहा है। कंगाल पाकिस्तान पर कुल 103 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से उसके सदाबहार दोस्त चीन के ही करीब 12 लाख करोड़ रुपए उधार हैं। ब्याज न चुका पाने के बावजूद भी चीन ने पाकिस्तान को बीते 6 महीने में 4220 करोड़ रुपए का लोन दिया है। साफ है, विस्तारवादी चीन अपने एजेंडे को पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ा रहा है। जरदारी को मेड इन चाइना प्रेसिडेंट कहने के पीछे तर्क ये भी है कि वो चीन के इशारे पर नाचेंगे और उनके इशारे पर कभी भी शहबाज सरकार को गिरा देंगे। पाकिस्तान में तो अभी से इस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी पत्रकारों का ये शक बेवजह नहीं है, क्योंकि आज साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे जरदारी और शहबाज की तकरार बहुत पुरानी है। ये तो बस सत्ता के लिए समझौता है जो दोनों को एक साथ लेकर आया है। यानी जिनपिंग और जरदारी के खेल में पाकिस्तान का नुकसान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान पर अपनी पसंद का राष्ट्रपति थोप चुके चीन के मंसूबे अब भी पाकिस्तानी हुकूमत भांप नहीं पा रही है। चीन के इशारे पर उसने संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान यूएन में भारतीय स्थायी सदस्यता में रोड़ा अटकाने का काम करता हुआ नजर आया, जिस पर भारत ने कड़ा जवाब भी दिया है। यूएन में पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार, चीन की चाल पर हिंदुस्तान की हुंकार, स्थायी सदस्यता पर आखिरी अल्टीमेटम। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे पर पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला तो भारत ने भी पलटवार में देर नहीं की। हमारा लक्ष्य है कि भारत, क्योंकि हम अपने आप को एक सिविलाइजेशन स्टेट मानते हैं कि हम जो हैं कि एक लीडिंग पावर बने, यूएन के रिफॉर्म के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य बने। इससे पहले भारत की बेटी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि विश्व बिरादरी को भी अल्टीमेटम दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा,
यूएनएससी में सुधार की बात 90 के दशक से चल रही है। 2000 के शिखर सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया गया था। लगभग 1/4 सदी बीत चुकी है। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होने की सूरत में हम परिषद को गुमनामी और अप्रासंगिकता के रास्ते पर भेजने का जोखिम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में बढ़ते हिंदुस्तान के दबदबे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने भारत से खुन्नस निकालने के लिए यूएन में स्थायी सदस्यता का विरोध किया है। दरअसल भारत ने G4 यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें मौजूदा 15 सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद की संख्या 25 से 26 तक बढ़ाने की मांग की गई है। इसमें 6 स्थायी सदस्य और 4 से 5 अस्थायी सदस्य जोड़ने की बात है। सभी नए सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराने का प्रस्ताव है। साथ ही वीटो पावर में लचीला रुख अपनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संगठन में सुधार की बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी। उसे आशंका है कि इससे भारत का कद चीन से बड़ा हो सकता है। जितने भी डिसीजंस यूनाइटेड नेशंस में होते हैं, उन सब डिसीजंस को लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ऊंचे लेवल का प्लेटफॉर्म है डिसीजंस का, और 5 मेंबर्स के पास वीटो है। यानी कि ये 5 देश जो फिलहाल हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, तभी तो इनके पास वीटो शक्ति है। इसलिए घबराए पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में सुधार का विरोध किया और कहा कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का विस्तार इसे बेजान बना देगा। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने विरोध का ये बिगुल अपने आका चीन के कहने पर फूंका है। आम पाकिस्तानी भी इस बात को भली भांति जानते हैं। भारत विरोधी एजेंडे से पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। एक सर्वे में ये सामने आया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम भारत से दोस्ती के पक्ष में है। सर्वे में 49% पाकिस्तानियों ने भारत से दुश्मनी खत्म करने की वकालत की, तो 32% दोस्ती बढ़ाने के विरोध में थे, जबकि 19% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना को कब समझ आएगी, जो हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे पर अपनी रोटियां सेकते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलने के आखिर मायने क्या है। जानकारों के अनुसार इसके कई फायदे हैं और ऐसा होने के बाद भारत महाशक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा, यानी दुनिया में सुपर पावर का जो तमगा है वो देश को हासिल हो जाएगा। साथ ही वैश्विक मुद्दे और उस पर नीति निर्माण में भारत अहम भूमिका निभाएगा। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का असर भी कम होगा, तो वैश्विक मुद्दों पर पाकिस्तान को पटखनी देने में आसानी हो सकेगी। स्थायी सदस्यता से देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी काफी मदद मिलेगी। तो ये तमाम फायदे हो जाएंगे अगर यूएनएससी में भारत को अहम भूमिका निभाने का मौका मिलता है। तो इंडिया गठबंधन को आज एक और करारा झटका लगा। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। आइए सबसे पहले आपको लोकसभा के दंगल के लिए टीएमसी के चुने धुरंधरों के बारे में हम जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो टीएमसी ने जिन 42 उम्मीदवारों को टिकट जारी किया, इस लिस्ट में 12 महिलाएं शामिल हैं, 6 मुस्लिम उम्मीदवार, 2 पूर्व बीजेपी के विधायक, 3 बाहरी उम्मीदवार, 16 लोकसभा सांसद, 11 विधायक, 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख यानी कि ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है, जिससे कांग्रेस को अब झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल में ममता बनर्जी ने फूंका चुनावी बिगुल। दीदी का ऐलान, इंडिया से अलग संग्राम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस। 2024 के दंगल से ठीक पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन से अलग होकर पश्चिम बंगाल में अपने सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें जाने माने फिल्मी कलाकार से लेकर क्रिकेटर यूसुफ पठान तक शामिल हैं। कोलकाता की रैली में दीदी ने अपनी पार्टी के इन तमाम 42 सितारों को जमीन पर उतार दिया,
जिसके बाद एक झटके में टीएमसी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की उम्मीदें हवा हो गईं और लाख कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन टूटकर अलग हो गया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और बंगाल ही देश को नया रास्ता दिखाएगा। देश कौन पथे चलবে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করবে, বেঙ্গল ঠিক করবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় পথ দেখাবে, বাংলায় রাস্তা দেখাবে। हालांकि टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही ममता पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। दरअसल कभी राम नाम का नारा लगाने वालों पर तमतमाने वाली और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नौटंकी कहने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिसके बहाने बीजेपी ममता बनर्जी पर लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदू वोटों की तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। उनको इनवाइट किया गया था राम जन्मभूमि के उद्घाटन में, गए नहीं, पूरा हिंदू खपा हो गए। आप सोच रहे हैं मैनेज करने के लिए, पहले तो बोलते थे कि जय श्री राम गाली है, ममता बनर्जी बोल चुकी है कि जय श्री राम गाली है, अब राम नाम के शरण ले रहे, लेकिन बहुत लेट हो गया। वहीं दीदी ने एक बार फिर अपना वोट बैंक साधते हुए बीजेपी पर मुस्लिमों को आतंकवादी और सिखों को खालिस्तानी बताने का आरोप लगाया। पंजाबी को खालिस्तान नाम पे पुकारता है और मुस्लिम को पाकिस्तानी नाम से पुकारता है और दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी को कैंडिडेट इंपोर्ट करने के लिए भी ममता पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि टीएमसी को बंगाल में उम्मीदवार भी नहीं मिले। इन उम्मीदवारों में कई तो बाहरी हैं और कई बीजेपी से जाकर टीएमसी में शामिल हुए हैं। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर कीर्ति आजाद, विश्वजीत दास और विप्लव मित्रा समेत टीएमसी के ऐसे 7 उम्मीदवारों के नाम भी सामने रखे। यही नहीं, बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के बहाने ये भी आरोप लगा दिया कि दीदी को बंगाली मुस्लिमों पर भरोसा नहीं है। टीएमसी ने यूसुफ पठान को बहरामपुर से टिकट दिया है, जो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने ममता की सोच में कायरता और चालाकी बताते हुए गठबंधन टूटने का दर्द तंज कसकर बयां किया। तो वहीं जयराम रमेश ने टीएमसी के अलग होने पर दुख जताया। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। मैं नहीं जानता हूं उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूं, पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। हालांकि टीएमसी ने विवादों में चल रहे संदेश खाली के बशीर घाट से सांसद रही नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को प्रत्याशी नहीं बनाया है, मगर दीदी के नए धुरंधर पूरे जोश में लग रहे हैं। चुनौती तो हर रोज जिंदगी में होती है, चाहे राजनीति में हो या आम जीवन के अंदर, और धन्यवाद करता हूं कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहां के जिला जहां हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बिल्कुल मिलेगा, पर वो हेल्दी होगा, गंदगी नहीं रहेगी उसमें, वो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, क्योंकि वो मेरा कलीग है ना, बहुत पिक्चर किए हैं एक साथ दोनों। शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। पॉलिटिक्स में आप लोग राइवल वो पॉलिटिक्स में राइवल है, अपने में मन में राइवल बिल्कुल नहीं है हम लोग। पता नहीं वो क्या सोचेगी, पर मेरे तरफ से तो वो राइवल नहीं है। वो अपना काम करेंगी, मैं अपना काम करूंगी, जनता डिसाइड करेंगे। जाहिर है बंगाल की 42 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा असर दिखाएंगी। ऐसे में टीएमसी ने महागठबंधन से अलग होकर एकला चलो के मंत्र के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। तो देखना होगा कि दीदी का ये दांव कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।